ओके, अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हेडिंग डाल दो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट लिखेंगे टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इसमें लिख दो रेफ्रिजरेंट मस्ट बी नॉन टॉक्सिक इन नेचर। इन नेचर नेक्स्ट लिख दो फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी लिख रहा है ना, मैं लिख दो इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल ऑल्सो। इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल ऑल्सो। यहाँ पे एक नोट करके लिखो, अमोनिया NH3 हैज़ वेरी गुड thermodynamic properties। very good thermodynamic properties, but it is not used in domestic applications because of its toxic and flammable nature। टॉक्सिक भी होता है ये, फ्लेमेबल भी होता है। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में इसका यूज़ नहीं है, वहाँ हाँ डेंजरस है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ प्रॉपर लीक डिटेक्टर और वो सारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ उसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है अगर कभी होता भी है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो एक्शन विद ऑयल। एक्शन विद ऑयल। ऑयल कौन सा? लुब्रिकेटिंग ऑयल इन दी कंप्रेसर। जैसे कंप्रेसर में हमारा पिस्टन सिलेंडर रहेगा, है ना, तो पिस्टन सिलेंडर के बीच में यहाँ ऑयल यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जब हमारा रेफ्रिजरेंट उसमें जाता है और निकलता है, तो रेफ्रिजरेंट कई बार इस ऑयल के साथ मिक्सिंग करता है। मिक्सिंग करता है, ठीक है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट होते हैं वो इस ऑयल के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते हैं, उसके साथ में बह जाएगा, बट जो ऑयल और रेफ्रिजरेंट सेपरेट सेपरेट रहेगा। जैसे वाटर एंड ऑयल रहता है ना, वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं होता है, उसका लेयर डिफरेंट रहेगा। तो कुछ रेफ्रिजरेंट क्या होंगे, परफेक्टली या कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं पार्शली मिक्सिबल रेफ्रिजरेंट इन दी ऑयल। तो तीन कैटेगरी होगी। तो यहाँ एक्शन विद ऑयल में लिख दो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। पहला फुल्ली मिक्सिबल। विद ऑयल, ओके। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं आपके R11 R12। दूसरा होता है फुल्ली इमिसिबल।
फुल्ली इमिसिबल विद ऑयल, इसमें आता है आपका जैसे अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है आपका पार्शियली मिसिबल, विद ऑयल, इसमें होता है जैसे R22। तो जो फुल्ली मिसिबल या इमिसिबल हैं, दीज क्रिएट नो प्रॉब्लम, दीज क्रिएट नो प्रॉब्लम इन द फ्लो, बट ये वाले जो है these create problem of choking। तो पार्शली मिसिबल वाले ये चॉकिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, फिर इनका क्या सॉल्यूशन रहता है, उसको देखते हैं एक एक करके। तो पहला लिखते हैं केस वन। केस वन में डील करते हैं पहला कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल। कंप्लीटली इमिसिबल का केस जो है उसमें लिखो द lubricating oil of compressor is washed away with the refrigerant, with the refrigerant, but being immiscible, इसमें मिक्स नहीं हो पा रहा है, it is easily separated in the oil separator, oil separator and brought back, तो वापस से पंप करके कंप्रेसर में फिर से पहुंचा दिया जाता है। तो कंप्रेसर का लुब्रिकेटिंग इफेक्ट जो है वो बना रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाता है। तो इसके लिए करना क्या पड़ा, इसके लिए करना पड़ा ऑयल सेपरेटर इज यूज्ड या इंस्टॉल्ड बिटवीन द compressor and condenser, between the compressor and condenser, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ऑयल सेपरेटर यूज किया जाता है। उसका फिगर बना दो, उसका फिगर बना दो, इस तरीके से रहता है, ठीक है। इधर ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आता है इवेपोरेटर से, ठीक है, फिर ये कंप्रेस करता है, तो इसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो मिक्स हो जाता है रेफ्रिजरेंट के साथ। तो रेफ्रिजरेंट प्लस ऑयल दोनों मिक्स का मतलब है कि उसके साथ में कैरीड अवे हो जाता है, उसका फेज मतलब एक दूसरे में मिक्सिंग इस तरीके का नहीं हो पाता है कि उसे सेपरेट ना किया जा सके। जैसे ऑयल और वाटर लेयर उनका सेपरेट रहेगा, तो वो उसको साथ में कैरी करके लेके जाता है, लेकिन क्योंकि इमिसिबल है उसके अंदर पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ, है ना, पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ। जैसे वाटर होगा और उसमें कोका कोला मिला दो तो वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाटर प्लस ऑयल होगा, वो कैरी करके ले जाएगा, बट उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह रेफ्रिजरेंट ऑयल को यहाँ ऑयल सेपरेटर में क्या किया जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है।
ठीक है, उसको उसकी डेंसिटी और उसके हेल्प से सेपरेट करके वापस कंप्रेसर में पहुंचा देते हैं। तो कंप्रेसर का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उस वो डिक्रीज नहीं करता है, तो इसमें वियर एंड टीयर नहीं होता है, वो परफेक्टली रन करते रहता है। आगे रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर को चला जाता है। दूसरा केस लिखो, केस वन हो गया। केस टू लिखो, कंप्लीटली मिसिबल। कंप्लीटली मिसिबल। इसमें लिखो, इन दिस केस ऑल्सो washed away lubricating oil do not create problem because when the refrigerant evaporates in the evaporator, the lubricating या lubricating oil also evaporates, hence it is again brought back, it is again brought back to the compressor। इसमें क्या होता है कि इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है, जैसे कि वाटर प्लस कोका कोला, उसको मिक्स कर दिया तो वो पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो कंप्रेसर से निकलता है, कंडेंसर में पहुंचता है। ठीक है, कंडेंसर में पहुंचता है, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है, तो उसके साथ का ऑयल भी कंडेंस हो जाता है। फिर वो पहुंचता है एक्सपेंशन वॉल पे, उधर वो एक्सपेंड भी हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसके साथ साथ में चलता है। और इवेपोरेटर में जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होता है, ऑयल भी इवेपोरेट हो जाता है और वो वापस कंप्रेसर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको कर देना पड़ता है, क्योंकि ऑयल जो इसमें रहता है वो पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेट रेफ्रिजरेंट्स के साथ में रन करता रहता है, बट वो फ्लो में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, चॉकिंग वॉकिंग का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जहाँ ये कंडेंस हो रहा है वहाँ ये भी कंडेंस हो जा रहा है, जहाँ ये इवेपोरेट हो रहा है वहाँ ये भी इवेपोरेट हो जा रहा है। ठीक है, और वापस से कंप्रेसर में पहुंच जाता है। इसमें भी फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है तीसरे केस में, केस थ्री लिखो, केस थ्री लिखो, पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल, पार्शियली मिसिबल में क्या होता है, लिखो, पार्शियली मिसिबल रेफ्रिजरेंट create problem because the washed away lubricating oil from the compressor reaches the evaporator where refrigerant vaporizes
but the lubricating oil या oil gets deposited in the evaporator. तो वो क्योंकि उसके साथ परफेक्टली मिक्स नहीं है, पूरी तरह मिक्स नहीं है, तो उसका क्या होता है कि इवेपोरेटर में जब पहुंचता है, इवेपोरेटर में जब पहुंचता है तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो ऑयल है वो पूरा इवेपोरेट नहीं होता, वो वहाँ पे जम जाता है, उसके वॉल्स पे जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उससे क्या होगा, एवेपोरेटर में जितना हीट एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं होगा, ठीक है, उसका हीट एक्सचेंज कैपेसिटी रिड्यूस कर जाएगा। दूसरी बात, पूरा का पूरा ऑयल वापस से कंप्रेसर में नहीं पहुंचा, तो कंप्रेसर में लुब्रिकेशन इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका वियर एंड टीयर बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट लिख दो, मैं लिखो दिस रिजल्ट्स इन दी wear and tear of the compressor. Second, also it reduces heat transfer rate, heat transfer rate in the evaporator, evaporator। तो इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए, तो इसमें लिखो टू अवॉइड दिस सिंथेटिक ऑयल या सिंथेटिक लुब्रिकेंट ऑयल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मिनरल ऑयल्स। मतलब ऐसे ऑयल यूज़ करते हैं जो या तो फुल्ली मिक्सिबल रहें या फुल्ली मिक्सिबल ना रहें, पार्शली ना हो, ठीक है। अगला, अगर ऐसा होता है तो टू डिटेक्ट इट सेंसिंग बल्ब, ऐसा अगर किसी सिस्टम में हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सेंसिंग बल्ब एक लगा दिया जाता है इवेपोरेटर के बाहर, प्लेस्ड एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर के बाहर उसको लगा देते हैं, तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट तो पूरा इवेपोरेट होगा, बट ऑयल थोड़ा इवेपोरेट होगा, बाकी डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऑयल अगर इसके साथ आ रहा है तो वो सेंसिंग बल्ब जो है वो सेंस कर लेगा कि भाई कंप्रेसर का जो ऑयल है वो कैरिड अवे हो रहा है, इसका वियर एंड टीयर बढ़ जाएगा। तो आप क्या करो, या तो उस ऑयल को चेंज करो, ठीक है, अदरवाइज आपका इवेपोरेटर का हीट ट्रांसफ़र रेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। जब वो उसमें डिपॉजिट होगा ना, उसके पाइप्स में या उसके बाहर डिपॉजिट होगा, तो वो बल्ब है वो सेंस करेगा। तो हमें इवेपोरेटर का फिर मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसको नीट एंड क्लीन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, एक्शन विद मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक्शन विद मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें पहले एक छोटा सा टेबल बना दो, ये, ठीक है, छोटा सा एक टेबल बना दो, ये। तो रेफ्रिजरेंट जैसे कि अमोनिया,
इसको कॉपर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, पाइप्स है और ये सब कॉपर का नहीं बनाना है। रॉड आयरन का बनाओ तो फेवरेबल होगा, उसके साथ उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम फ्रीऑन्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ कॉपर यूज़ कर सकते हैं ना, वहाँ कॉपर यूज़ कर सकते हैं। इवन जो कॉपर के कॉयल, कॉपर कॉयल वाला जो एसी होता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, बोला इसमें कॉपर का कॉयल है, ठीक है। जिनमें एल्युमिनियम का कॉयल होता है वो एक तो हजार्डियस है और दूसरा वो जल्दी से लीक कर जाता है। लीक कैसे कर जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसका इसके साथ, तो उसमें छेद हो जाता है। जो कॉइल होगा जिसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, जो पाइप होगा उसमें होल हो जाता है, वो पोरस हो जाता है, तो रेफ्रिजरेंट होता है वो लीक कर जाता है। तो एक तो ये वैसे ही डेंजरस रहते हैं फॉर दी हेल्थ, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि उसका जो सीओपी होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए कॉपर के कॉइल वाले जो एसी होते हैं उनका डिमांड ज़्यादा रहता है और वो महंगे भी रहते हैं थोड़ा, है ना। तो कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखा जाता है रेफ्रिजरेंट के हिसाब से। इसमें लिख दो, अमोनिया रिएक्ट्स विद, अमोनिया reacts with copper. So instead of copper we use wrought iron या स्टील भी यूज कर लिया जाता है कई बार, स्टील, while freons react with aluminium. So react with aluminium but uh, works well with the copper, with the copper. तो फ्रियोन जो है वो कॉपर के साथ यूज होते हैं, बट अमोनिया के लिए या तो रॉट आयरन और स्टील का भी यूज किया जाता है ना। दीज आर दी एक्शन विद मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हुई अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में चारों पॉइंट हो गए। एक्शन विद मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर है आपका एक्शन विद ऑयल, फिर है फ्लेमेबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। आगे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पॉइंट देखते हैं।